ये केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, ये केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह सफा। दोस्तों केमिस्ट्री में अब आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई होगी या आने लग जाएगी कि भाई हम लोग रात को पढ़ के सोते हैं, वापस से भूल जाते हैं। मतलब कि केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ऑल्दो अभी तो हमारी जो चीजें चल रही हैं वो काफी बेसिक चल रही हैं, काफी समझने वाली चीजें चल रही हैं, लेकिन आगे आपको केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चैप्टर्स देखने को मिलेंगी, जैसे पीरियोडिक टेबल है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें आपको ये फीलिंग आ सकती है कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं वो सुबह फिर से भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द ईयर अगर ये लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्मूथली कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है तेजवीर यादव और वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। आज की क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताऊंगा। जैसे मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज W/W क्या होता है, परसेंटेज W/V क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वो सारे टर्म्स में जाने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ये सारे टर्म्स हमको यूज कहां पर करने हैं। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये सारे टर्म्स हमको यूज कहां पर करने हैं। तो भाई सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग समझते हैं कि यार मान लो कि हमने कोई सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्यूशन। तो तुम बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या होता है? कोई रियल लाइफ का एग्जांपल देके बताइए सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन मतलब आप ऐसे समझिए कि भाई आपने पानी में नमक ऐड कर दिया और नमक पूरा डिजोल्व हो गया, तो वो एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि उसमें दो चीजें प्रेजेंट है। एंड पानी में नमक ऐड करना और उस चीज से जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि नमक कहीं पर प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो वो अपना होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। पानी में हमने शुगर ऐड कर दिया, पानी में हमने यूरिया ऐड कर दिया, पानी में हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया। मतलब आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो जिसमें चीज हम लोग डिजोल्व करेंगे ना वो पानी ही रहने वाला है, पानी ही रहने वाला है, क्योंकि पानी ही हमको जनरली देखने को मिलता है, पानी ही सबसे ज्यादा यूनिवर्सल है। तो अब यहां पर कुछ कुछ टर्म्स भी आएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन से। उस सॉल्यूशन में जो दो टर्म्स आते हैं, फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सोलवेंट, उनके बारे में समझेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलिए। तो रेडी रहिए, आप मेरे साथ में जुड़ गए हैं तो एक बार पूरा कंसंट्रेशन के साथ में इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, थोड़ा गहरी सांस लीजिए, उसके बाद में साथ में एक पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठिए, क्योंकि भाई पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठोगे तब तक आपको पूरा मजा आएगा ही नहीं। मतलब आपने समझो कि आज तक कितनी मूवीज देखी है, बहुत सारी मूवीज देखी है, कितनी मूवीज की स्टोरी याद है आपको? जो रीसेंट देखी होंगी हो सकता है उनकी स्टोरी जरूर याद हो, लेकिन आपको बहुत सारी मूवीज की स्टोरी याद नहीं है। अब अगर इस लेक्चर को भी आप एक मूवी की तरह ही देखेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है मूवी देख लेते हैं, सर थोड़ी बहुत फनी बातें भी कर लेते हैं, थोड़ा सीखने को भी मिल जाएगा, तो ये लेक्चर देख लेते हैं, भाई साहब 5 दिन बाद में आपके दिमाग से साफ हो जाएंगी चीजें। और ऐसे कितने लेक्चर्स आप देखोगे जिसमें अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या लगता है कि उन लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन क्या आप एग्जाम तक याद रख पाओगे? बिल्कुल भी याद नहीं रख पाओगे। तो जो भी ये लेक्चर्स देख रहे हो उन लेक्चर्स के साथ साथ में आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि जब रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप उन नोट्स में से अपना रिवीजन कर सकें। अब साथ में बात यह आती है कि भाई क्या ये नोट्स भी पूरे साल भर या पूरे जो नोट्स बनाएंगे क्या रिवीजन के लिए वो भी पेपर से 2 दिन पहले काम आएंगे? अब वो नोट्स भी इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पेपर से पहले वो भी काम नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। क्या बोल रहा हूं? हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। उन शॉर्ट नोट्स में कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कोई फॉर्मूला आ गया, जैसे कोई रिजल्ट है जो हमेशा ही फिक्स रहता है कि हाँ भाई ऐसा ही आएगा, तो वो सारी चीजें हमको उन शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी हेल्प मिले, आप जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए, आप फास्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहली बात है, लेक्चर के दौरान क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। आफ्टर लेक्चर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे नोट्स वाली चीजें डाल दोगे? नहीं भाई, फिर नोट्स में और शॉर्ट नोट्स में फर्क ही क्या रहा। शॉर्ट नोट्स में तो हर लेक्चर में से कोई एक दो रिजल्ट, कोई एक दो फॉर्मूला, यही सब चीजें आएंगी। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स में बस आपको इंपॉर्टेंट ये चीज रखनी है कि कंसिस्टेंटली आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर चैप्टर के बनाने हैं। लेक्चर के जस्ट बाद बना लोगे तो चीजें याद भी रहेंगी। अब उन शॉर्ट नोट्स को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। जैसे मान लो कि आप एक बस में जा रहे हो, अब उस बस में जा रहे हो, अगर आप ऐसे पूरी एक किताब से पढ़ने लगोगे तो भाई सब लोग जज करने लगेंगे, आसपास वाले, अरे ये तो बड़ा अजीब आदमी है, बस में पढ़ रहा है। लेकिन मान लो कि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपका मन कर रहा है कि रिवीजन कर लूं, चलो बस में आपने क्या किया, एक पेज निकाल लिया, उस पेज में से देखने लगे, हाँ भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये फॉर्मूला ऐसा होता है। तो ऐसे आसपास वालों को लगेगा भी नहीं कि भाई हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, उसको लगेगा कि हाँ भाई कुछ पेपर वेपर देख रहा होगा, ऐसे ही देख रहा होगा। तो शॉर्ट नोट्स का ये भी फायदा है कि आप उनको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। बाथरूम में बैठे हुए शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाओ, तो सब फिर बाहर वाले वेट करने लग जाएंगे, अरे कब आओगे कब आओगे। चलो ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास में पहले हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे। एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है और एक सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे अभी मैं थोड़ा गला खराब लग रहा है, तो मान लो मेरा गला खराब है, मैंने खुद से ही मान लो क्या किया कि पानी लिया, थोड़ा गर्म पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा घोल लिया, और फिर उससे ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा पानी लेके ऐसे किया, तो गला हो सकता है कि ठीक हो जाए मेरा। लेकिन पानी में मैंने नमक मिलाया ना, तो पानी एक अलग चीज थी, नमक एक अलग चीज थी, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सो लेट्स से कि मेरे पास में क्या है, वाटर है, ठीक है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, आज ब्लू है, पानी पानी, तो ये ब्लू कलर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये अब क्या है अपने पास में, वाटर है, क्या है बोलो, वाटर है, पानी है, प्योर वाटर है। उसमें मैंने क्या किया, नमक ऐड कर दिया, ठीक है, नमक ऐड कर दिया, सोल्ट ऐड कर दिया, कॉमन सोल्ट, अरे कॉमन सोल्ट होता है ना, सादा नमक, देश का नमक, तो सोल्ट ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। तो जब सोल्ट पानी में जाएगा तो घुल जाएगा, घुल जाएगा ना, देखा हमने घुल जाएगा। तो जब घुल जाएगा तो ये हमारा दिखेगा ऐसा ही, तब भी क्यों ऐसा ही दिखेगा ना, मेरे को ऐसे पता थोड़ी ना चलेगा कि यार इसमें नमक घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ है। भाई मान लो आपने पानी में नमक ऐड कर दिया और आप चले गए, और पीछे से कोई और इंसान आ गया, उसने देखा कि अरे पानी रखा हुआ है, वो पी लेगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है ना कि नमक इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि नमक तो घुल चुका है। जब वो तो उसका टेस्ट, जब उसको खारा लगेगा तब उसको समझ में आएगा, अरे यार इसमें तो नमक था। समझ रहे हो बात? तो पहले पानी था, उसमें नमक ऐड किया, तो ये चीज भी लग तो पानी जैसी रही है, लेकिन ये पानी है नहीं, तो इसको मैं बोलूंगा NaCl सॉल्यूशन। क्या होगा, NaCl सॉल्यूशन। तो जब भी मैं NaCl सॉल्यूशन लिखता हूं तो इसका मतलब क्या सिर्फ NaCl है, क्या सिर्फ नमक है ये? नहीं, नमक डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो NaCl सॉल्यूशन इंप्लाइज NaCl dissolved in water, NaCl dissolved in water। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो अज्यूम करेंगे कि हाँ भाई पानी में ही मिलाया हुआ है, NaCl dissolved in water। अच्छा, जनरली एक बेसिक आइडिया ये है कि भाई पानी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होगा और नमक थोड़ा कम अमाउंट में होगा, वाटर विल बी इन मोर अमाउंट। तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। और जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो मैं ना जब पहली बार ये दोनों टर्म्स पढ़े थे, सोल्यूट और सोलवेंट, तो मैं मतलब मेरे को ये तो पता था कि हाँ भाई एक सोल्यूट होता है एक सोलवेंट होता है, लेकिन मैं ना कंफ्यूज हो गया था कि यार कौन सा वाला सोल्यूट है कौन सा वाला सोलवेंट है। तो जो इनके नाम लिखे हुए ना उसी में छुपा हुआ है। देखो सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट में काउंट करते हैं SOLUTE, मतलब 3 और 3 6 अल्फाबेट्स है, और SOLVENT 3 और 4 7 अल्फाबेट्स है। तो इसमें 7 अल्फाबेट्स है, ये बड़ा नाम है, मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसके नाम में ही कम अल्फाबेट्स है। अब ये कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि आपने पहली बार सुना है तो हो सकता है कि आपको ये तो याद रहे कि हाँ एक सोल्यूट होता है एक सोलवेंट होता है, एग्जाम में आप भूल जाओगे
कि यार कौन सा सोल्यूट था, कौन सा सोलवेंट था, पानी सोल्यूट था या सोलवेंट था। तो उस टाइम पे यही चीज आपको बहुत बड़े हिंट के तौर पे काम करेगी। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको केमिस्ट्री इजी बनाने में हेल्प करेंगी। तो सोलवेंट ज्यादा अल्फाबेट से ज्यादा अमाउंट में होगा पानी, सोल्यूट कम अल्फाबेट से कम अमाउंट में होगा नमक। अब नमक की जगह पे यूरिया भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है। सो क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन? क्यों? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये बात बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मैंने NaCl सॉल्यूशन लिखा, इसका मतलब क्या है कि NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। मान लो मैंने लिखा NaCl और मैंने लिखा NaCl सॉल्यूशन, क्या ये दोनों बातें सेम है या डिफरेंट है? एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा तो लिखा हुआ था NaCl और एक बार मैंने पढ़ा तो कहीं पे लिखा हुआ था NaCl सॉल्यूशन। ये बातें सेम है या डिफरेंट है? ये बातें डिफरेंट है। NaCl लिख रहा हूं तो मतलब वो एक्चुअली NaCl सॉलिड की बात कर रहा है। जैसे हमारे किचन में नमक होता है ना, डब्बे में नमक रखा है भाई, है ना, दाल में नमक कम है तो नमक थोड़ा डाल लिया, जो सॉलिड फॉर्म में है वो है NaCl। लेकिन NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया है। सो NaCl सॉल्यूशन मतलब NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बोलूंगा तब क्या होगा? लेट्स से मैं बोलता हूं कि शुगर सॉल्यूशन है मेरे पास में, चीनी है, तो शुगर सॉल्यूशन का मतलब चीनी नहीं है एक्चुअली, चीनी डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो शुगर सॉल्यूशन इज शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। बोलो हाँ या ना? समझ में आएगी बात? अगर मैं बोलता हूं यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, यूरिया सॉल्यूशन बोलूंगा तो यूरिया डिसॉल्व्ड इन वाटर, यूरिया डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब वाटर तो सॉल्वेंट सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है, सोल्यूट एक केस में NaCl है, एक केस में शुगर है, एक केस में यूरिया है, कुछ और भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जो टर्म्स मैंने बताई, सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, तीनों टर्म्स क्लियर है? क्लियर है? नोट कीजिए आप इनको, नोट कर लिया सभी ने? अब हम लोग बात करते हैं पहले 3 टर्म्स की मैं बात करूंगा। वो 3 टर्म्स आपने पहले भी पढ़े हैं, उनकी थोड़ी बात जल्दी कर लेंगे, फिर जो मेन टर्म्स हैं उनको बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3 टर्म्स की बात करते हैं। पहला है परसेंट W/W, या फिर इसको बोलते हैं परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वेट, W/W, W मतलब वेट है, तो परसेंट वेट बाई वेट या परसेंट W/W। तो परसेंट वेट बाई वेट में देखो, ऊपर भी वेट आएगा, नीचे भी वेट आएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? वेट मतलब मास की बात कर लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में ले लेते, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी ग्राम में, और इनटू क्या कर देंगे? 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ता है। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी ले लेते हैं भाई। मान लो कि मेरे पास में वाटर है और प्लस अल्कोहल है। वाटर का मास कितना है? लेट्स से कि 80 ग्राम है। अल्कोहल का मास कितना है? लेट्स से कि 40 ग्राम है। ठीक है, वाटर का मास कितना है? 80 ग्राम, अल्कोहल का मास कितना है? 40 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो गया भाई? ये 80 ग्राम है, ये टोटल, और ये अल्कोहल 40 ग्राम है, तो टोटल मास कितना आ गया? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 80 प्लस 40 यानी कि 120 ग्राम आ गया। अब मुझे बताना है कि भाई इसमें अल्कोहल कितना परसेंट है और मुझे बताना है पानी कितना परसेंट है। तो अगर मैं बोलता हूं परसेंट W/W ऑफ अल्कोहल, अगर मैं अल्कोहल का परसेंटेज W/W फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या होगा? बोलो भाई, अल्कोहल का मास ऊपर लिखेंगे, दैट इज 40, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल 40 प्लस 80, टोटल क्या हो जाएगा?
40 + 80 जो मैं पहले ही 120 फाइंड आउट कर चुका हूं, और इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, कैंसिल आउट कर देंगे 3, तो ये 33.3%। मतलब अल्कोहल जो है वो 33% के आसपास में है। तो वाटर अपने आप बता दोगे यार भाई, टोटल सम तो 100% ही आएगा, तो अगर अल्कोहल 33.3% है तो वाटर भी बता सकते हो, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहला था %W/W ऑफ अल्कोहल। अगर यहीं पर मैं %W/W ऑफ वाटर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मास ऑफ वाटर 80 डिवाइड बाई टोटल वही 120 और इंटू 100, यानी कि 2/3 इंटू 100, तो ये 66.6% हो गया। दोनों का सम करोगे 100% आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, %W/W। अच्छा, एक बात और है जो मैं यहां पर अभी से बता देता हूं आपको, एक बात और है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इसमें हमें या तो मास दिखाई देगा या मोल्स दिखाई देंगे, और या फिर हमको दिखाई देगा वॉल्यूम। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला में वॉल्यूम आ गया, क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम आ गया, तो वो फॉर्मूला जो है या फिर वो कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में हमारे पास में वॉल्यूम देखने को मिल गया, तो मतलब समझ जाना कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं ना एक नोट करके ये बात लिख देता हूं, नोट करके ये बात लिख देता हूं, और ये बात अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, है ना। ऐसे कोई डब्बा बना के अगर लिख रहा हूं तो मतलब ये शॉर्ट नोट्स में जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ये बात भूल जाओ, लेकिन ये बात बार बार आपको काम में आएगी। क्या बात लिखनी है? क्या बात लिखनी है, बोलो। बात ये लिखनी है कि भाई इफ एनी कंसंट्रेशन टर्म, लेट इट बी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे, इफ एनी कंसंट्रेशन टर्म includes, if any concentration term includes volume, that means it will be dependent upon temperature, it will be dependent upon temperature। वो क्या होगा बोलो, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। if any concentration term includes volume, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जनरली स्पीकिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किसी भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूं, है ना। जनरली स्पीकिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज करता, बढ़ता है। अरे कोई भी चीज एक्सपैंड करेगी ना, किसी चीज को हीट करेंगे तो वो चीज क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब चेंज हो रहा है बेसिकली, तो वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज होगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई ये जो अपना कंसंट्रेशन टर्म है %W/W, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो भाई ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, मास, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, टोटल मास। क्या कोई वॉल्यूम का टर्म दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। वॉल्यूम का टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं छोटी सी बात कि दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। %W/W हो गया। अब देखो यहां पर हमको 3 कंसंट्रेशन टर्म एक साथ में पढ़ने हैं। पहला है %W/W जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा हो जाएगा %V/V, और तीसरा हो जाएगा %W/V। देखो ध्यान से, ये 3 कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़ने हैं जो कि यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। W का मतलब होता है वेट या फिर मास, और V का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहां पर %W/W में आपको देखना है कि ऊपर भी मास नीचे भी मास। %V/V में क्या होगा, %V/V में क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। और %W/V में क्या होगा, ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम। दिख रहा है ना भाई, इसके नाम में ही दिख रहा है। W/W मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास, V/V मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, और W/V मतलब क्या हो जाएगा, W/V मतलब ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम। सही है क्या? अच्छा, यहीं पर बात कर लेते कि भाई कौन सा वाला टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा वाला नहीं करेगा। तो क्या इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। सो दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें देखो V/V है तो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। और ये वाला में ऊपर वो वेट नीचे वॉल्यूम, मतलब दिस विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। सही है। अब डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। W बाई डब्ल्यू की डेफिनेशन तो हो चुकी है, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं परसेंट V बाई वी की। परसेंट V बाई वी मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम जनरली ml में ले लेते हैं तो ml में, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी ml में लिख लो, और इनटू 100। सही है क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है। अच्छा भाई, और यहीं पर अगर मैं परसेंट W बाई वी करूंगा तो परसेंट W बाई वी तो क्या हो जाएगा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, वो ग्राम में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, और इनटू 100। समझ में आ रही है बात। क्या आपको इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ऊपर W, ऊपर V बाई वी था तो वॉल्यूम ऊपर नीचे वॉल्यूम, W बाई वी में क्या करोगे, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। सही है, बात समझ में आ गई। ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चौथे कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, जो हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ा नया हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। मैं आपको ना फ्रैक्शन का मतलब समझाता हूं पहले, फिर मोल फ्रैक्शन पे भी आएंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 40 बॉयज है। क्या है, 40 बॉयज, और गर्ल्स कितनी है, 60 है। मौज हो गई भाई, है ना। 40 बॉयज है और गर्ल्स कितनी है, 60। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा लड़कियां। ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते, मानने को तो मान नहीं सकते। तो 40 बॉयज है और गर्ल्स कितने, 60। तो टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 40 प्लस 60 यानी कि 100 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। कितने हो गए बोलो, 100 हो गए। तो अगर मैं बोलूं कि कितने परसेंट बॉयज है तो 40% आएंगे, और कितने परसेंट गर्ल्स है तो 60% आएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना होगा, क्या बोल रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो बस मैं क्या करूंगा, जितने बॉयज हैं वो लिख लो 40 और डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स 100, बस 0.4 आ गया। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना आ गया, 0.4। सो 0.4 इज बेसिकली 40% इटसेल्फ, लेकिन हम लोग उसको डेसिमल में लिख रहे हैं 0.4, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज मतलब 0.4 आ गया। अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना आएगा, तो वो हो जाएगा कि गर्ल्स कितनी है, 60 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स 100, तो ये 0.6 आ जाएगा। मतलब जो बेसिकली परसेंट होता है बस उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज के लिए टोटल बॉयज डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स के लिए टोटल गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है यार, तो मोल फ्रैक्शन में क्या करोगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं उसके मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। समझ रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं भाई, मान लो मेरे पास में वाटर और एल्कोहल, तुम बोलोगे सर एल्कोहल एल्कोहल, बार बार वाटर और एल्कोहल ही ले रहे हो, ठीक है, पानी और एल्कोहल आपने ले लिया, ठीक है। पानी के कितने मोल है, 2 मोल है, एक बार के लिए समझ लेते हैं, और एल्कोहल के कितने हैं, 3 मोल है। पानी के कितने मोल, 2 मोल, और एल्कोहल के कितने मोल, 3 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो जाएंगे 2 + 3, 5 मोल्स हो गए, बोलो हाँ या ना, 5 मोल्स। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अच्छा मोल फ्रैक्शन को ना x से रिप्रेजेंट करते हैं, x, स्मॉल x। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना चाहता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना चाहता हूं, तो H2O के मोल्स ऊपर लूंगा 2 और डिवाइड बाय टोटल मोल्स 5 यानी कि 0.4 हो गया, बोलो हाँ या ना। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल निकालना चाहता हूं तो मोल्स ऑफ एल्कोहल ऊपर 3 डिवाइड बाय टोटल 5, 0.6 हो गया। देखो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई, नोट करिए।
चलो नोट कर लिया। देखो अब देखो हम लोग अब जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कोई भी सोल्यूट हो सकता है, सोलवेंट हो सकता है। मान लेते हैं हम लोग ए और बी प्रेजेंट हमारे पास में। अब बॉयज और गर्ल्स छोड़ देते हैं, वाटर और एल्कोहल छोड़ देते हैं, ए और बी ले लेते हैं। और ए के मोल्स कितने हैं Na, बी के मोल्स हैं Nb। ए के कितने मोल्स हैं Na, बी के कितने मोल्स हैं Nb। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स कितने आएंगे Na प्लस Nb। टोटल मोल्स कितने आएंगे Na प्लस Nb। अगर मैं चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, XA फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब Na प्लस Nb। सही है। अगर मैं चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है। अच्छा एक बार सम करके देख लेते हैं इनको। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में 0.4 और 0.6 मतलब 1 आया था, क्या हर बार ही 1 आएगा या फिर उसमें किस्मत से आ गया था? भाई अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखता हूं तो इसमें लिख लो Na अपॉन Na प्लस Nb, और इधर की तरफ लिख लो Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो देखोगे नीचे Na प्लस Nb तो कॉमन आ जाएगा और ऊपर भी Na प्लस Nb बन जाएगा। मतलब भैया ये तो हर बार ही 1 आएगा, ये तो हर बार ही 1 आएगा। मतलब याद रखना है, ये भी अपने शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए कि XA प्लस XB की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। XA प्लस XB की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब अगर अब देखो, अब थोड़ा सा आसान हो गई चीज। अगर मान लो कि मुझे किसी एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो दूसरे का अपने आप निकाल सकते हैं। एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो दूसरे का अपने आप निकाल सकते हैं। देखेंगे एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि जो ये मोल फ्रैक्शन वाली चीज है, इसमें कहीं आपको वॉल्यूम तो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम तो नहीं है, मतलब मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टेटमेंट्स में ना ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बात सही है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके अलावा एक और बात लिख सकते हैं कि भाई यूनिटलेस होगा, नहीं होगा यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो यूनिटलेस भी होगा, यूनिटलेस भी होगा। एग्जांपल्स देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। तुमको बोला कि भाई मेरे पास में एक मिक्सर है और उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, 0.1 है। तो मुझे बताना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा। तो बिना दिमाग लगाए क्या बोल दोगे, 0.9। अरे भाई या तो सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करो। अब पेन कम यूज करो, दिमाग ज्यादा यूज करो। भाई ए का मोल फ्रैक्शन 0.1 है और टोटल 1 आना चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.9 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा इससे ना 2-3 बातें और भी साफ होती हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो देखोगे वो 0.1 अपॉन 0.9 यानी कि 1/9 हो जाएगा। और एक और बात बता दूं, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा ना, वही मोल्स का भी रेशियो आएगा। मतलब XA अपॉन XB की वैल्यू 1/9 है, तो Na अपॉन NB की वैल्यू भी 1/9 ही आएगी। Na अपॉन NB की वैल्यू क्या आएगी, 1/9 आएगी। मतलब जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आता है ना, वही क्या आएगा, मोल्स का रेशियो आएगा। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, 0.3 है, और मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, ये वो फलाना दिखाना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सोच के देखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.3 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, 0.7। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0.3 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, 0.7। तो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो निकाल लो तो मोल्स का भी रेशियो मिल जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.3 है तो क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0.7 आ जाएगा। तो अब मुझे चाहिए NB अपॉन Na। कुछ लोग यहां पर गलती कर सकते हैं और आंसर 3/7 लिख सकते हैं, लेकिन 3/7 नहीं आएगा। सोच के देखो, 3/7 नहीं आएगा। अच्छा मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं, मेरे को याद आ गया, एक पहेली पूछता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है नीचे नहीं आती कभी? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है कभी नीचे नहीं आती? सोच लो। हाँ, अभी NB अपॉन Na है तो वो XB अपॉन XA लिख सकते हैं क्या? मतलब ये एक्चुअली 0.7 अपॉन 0.3 यानी कि 7/3 आएगा यार, 3/7 नहीं आएगा। क्या आएगा, 7/3 आएगा।
अंडरस्टूड? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? ओके नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की बात हो गई। तो अगर मेरे पास में कभी मान लो कि दो स्पीसीज प्रेजेंट है तो XA प्लस XB की वैल्यू 1 आएगी। मान लो दिस इज वैलिड फॉर टू स्पीसीज सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन में दो चीजें प्रेजेंट है, पानी है और नमक है। मान लो आपने पानी और नमक भी डाल दिया और फिर उसमें चीनी भी डाल दी, तो तीन स्पीसीज हो गई। तो तीन स्पीसीज वाले केस में XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1। दिस इज वैलिड फॉर टू स्पीसीज सॉल्यूशन जिसमें दो स्पीसीज प्रेजेंट होंगी। दिस इज वैलिड फॉर थ्री स्पीसीज सॉल्यूशन। सही है, थ्री स्पीसीज सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है सभी को? चलो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा वो कौन सी चीज है जो सिर्फ हमेशा ऊपर ही जाती है नीचे नहीं आती? अरे भाई आपकी एज, आपकी उम्र ऊपर ही बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी। अच्छा एक और पूछता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो है तो छोटी लेकिन उसको बड़ा बोलते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो है तो छोटा लेकिन उसको बड़ा बोलते हैं? अरे दही बड़ा या दही बड़ा। वैसे मुंबई में एक और चीज चलती है बड़ा, बड़ा नाम से ही, लेकिन अपने यहाँ पे दही बड़ा मतलब सब जानते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो है तो छोटा लेकिन उसको बड़ा बोलते हैं? दही बड़ा। चलो अब अपन मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में ये हो गया कि सम जो है वो 1 आएगा। एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ये है कि भाई मान लो कि मेरे पास में एक मिक्सर है जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? 0.2 है, ठीक है। और मोल्स ऑफ B कितने हैं? मोल्स ऑफ B कितने हैं? 16। तो मुझे बताना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा, फिर बताना है कि मोल्स ऑफ A कितने आएंगे और टोटल मोल्स कितने आएंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसमें, ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप सोच के देखिए, बताओ क्या होगा, बताओ सोच के देखो। सोच लिया? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.2 है तो क्या आपको लगता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू 0.8 आएगी? बोलो हाँ या ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा? 0.8 आएगा। सही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा? 0.8 आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ गया? 0.8। अब ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.8 आया है, ये क्या आएगा? मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो 0.8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B 16 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 0.8 मतलब 8/10 इज इक्वल टू 16 बाई टोटल मोल्स। कैंसिल आउट कर दो, यहां से टोटल मोल्स कितने आ गए? 20 आ गए। टोटल मोल्स कितने आ गए? 20। टोटल मोल्स कितने आ गए? 20 आ गए। सही है, टोटल मोल्स कितने आ गए? 20। अच्छा टोटल मोल्स 20 आ गए और उसमें से B के 16 है, तो मोल्स ऑफ A कितने हो जाएंगे? टोटल में से भाई B के घटा दो तो मोल्स ऑफ A कितने आ जाएंगे? 4। और एक बार चेक कर लेते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.2 आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.2 आ रहा है, वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आएगा? मोल्स ऑफ A 4 डिवाइड बाय टोटल 20, यानी कि 4/20 कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। 0.2 जो कि 0.2 हमें दिया हुआ था, मतलब सही कैलकुलेशन है। सही है ना? ठीक है, सही हो गया। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं यार, है ना। मोल फ्रैक्शन पे जब तक एग्जांपल्स बहुत सारे ना करो तब तक मजा नहीं आता। और एग्जांपल करते हैं। मान लो 3 स्पीसीज प्रेजेंट है जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना दिया हुआ है? 0.2, और साथ में कंडीशन दी हुई है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C है, मतलब B और C का मोल फ्रैक्शन क्या है? इक्वल है। साथ में मुझे दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ B कितने हैं? 16। तो मुझे बताना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C कितना आएगा, टोटल मोल्स कितने आएंगे, है ना, A के मोल्स कितने होंगे, C के मोल्स कितने होंगे, वो सारी बातें हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर 3 स्पीसीज प्रेजेंट है। क्या है बोलो? 3 स्पीसीज प्रेजेंट है। तो क्या आपको लग रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C 1 होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो 0.2 है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C को भी मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिख देता हूं तो वो 1। अब ये 2 टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ B और इसकी वैल्यू 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 हो गया। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ जाएगा? 0.4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ C भी कितना आ जाएगा? 0.4।
अब कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, कुछ लोग सीधा दिमाग में सोचेंगे कि यार ए का मोल फ्रैक्शन तो 0.2 है, तो मतलब बी और सी दोनों मिला के 0.8 आएंगे। अरे भाई ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो बाकी दोनों मिला के कितने आएंगे? 0.8 आएंगे। अब बाकी दोनों मिला के 0.8 आएंगे तो उसमें से 0.4 ये 0.4 ये, क्योंकि दोनों बराबर है तो 0.4 आएगा। सही है। अच्छा, अब बाकी का फिर फॉर्मूला लगा लो यार। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0.4 है, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी 16 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो यहां से टोटल मोल्स कितने आ गए? 16 अपॉन 0.4, ये हो जाएगा 10 16 डिवाइड बाई 4 इंटू 10, 40 आ गए, है ना। टोटल मोल्स कितने आ गए? 40। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल है तो दोनों के मोल्स भी इक्वल होंगे। मोल्स ऑफ बी अगर 16 है तो मोल्स ऑफ सी भी कितने आएंगे? 16 आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो दोनों के मोल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मोल्स ऑफ बी अगर 16 है तो मोल्स ऑफ सी भी कितने होंगे? 16 होंगे। तो 16 और 16 32 तो ये हो गए, और टोटल मेरा 40 आ रहे हैं, तो मोल्स ऑफ ए आ जाएगा वहां से सीधा सीधा। टोटल कितने हैं? 40, उसमें से बी और सी के 32 घटा दो तो 8 आ जाएंगे क्या, और वेरीफाई कर लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो 8/40 यानी कि 0.2 ही आएगा। तो ये करेक्ट कैलकुलेशन भी है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड। चलो अब हम लोग मोल फ्रैक्शन से बढ़ते हैं आगे, कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, और उसमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो 5वां कंसंट्रेशन टर्म हो गया। ये कौन सा हो गया? 5वां कंसंट्रेशन टर्म हो गया, एंड दैट इज मोलैरिटी, which is represented by capital M, and the most important concentration term here, molarity। क्या है? molarity कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा बोलो? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस एक बात का याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमेशा लीटर में पुट करना है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बारे में छोटी छोटी बात देख लेते हैं। क्या आपको इसकी यूनिट कुछ दिखाई दे रही है? तो भाई ऊपर मोल है और नीचे लीटर है, तो मोल अपॉन लीटर, या फिर मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये यूनिट होगी यार। क्या आप बता सकते हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मोल्स जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बट मैंने पहले ही बताया था कि भाई अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं ना, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या करता है बोलो? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, है तो सही वॉल्यूम। जहां भी फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख गया मतलब समझ लेना कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ऑब्वियसली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ये क्या करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो या तो बढ़ेगा या कम होगा। सोच के देखो, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, क्या लगता है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा? अरे कोई भी चीज एक्सपेंड करेगी ना, हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू, मोलैरिटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मोलैरिटी कैपिटल एम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोलैरिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही कम हो जाएगा, हल्का सा कम होता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रहेगा, यूनिट रहेगा। हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास में वाटर है, पानी है, और उसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया। वाटर है, उसमें नमक ऐड कर दिया। वाटर है, उसमें नमक ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर है, उसमें नमक ऐड कर दिया, और जो मेरा वॉल्यूम आया ना, टोटल वॉल्यूम, वो आ गया 400 ml। वो क्या आ गया? 400 ml। वॉल्यूम क्या आ गया? 400 ml। और नमक जो सोल्ट है उसके मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल है। ठीक है, पहले मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं
तो मैं पहले आपको मोल्स के टर्म्स में ही कैलकुलेशन करवा रहा हूं, फिर मास भी दे देंगे। तो हमको बताना है कि भाई मोलैरिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल है यार। कुछ लोग क्या करेंगे अब इसमें, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M, तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नमक तो सोल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो ध्यान रखना हमेशा लीटर में पुट करना है। कुछ लोग इसको 0.1 डिवाइड बाय 400 कर देंगे, विच इज क्लियरली रॉन्ग, क्योंकि वॉल्यूम हमको 400 ml दिया हुआ है यार, और जनरली वॉल्यूम ना मिलीलीटर में दिया रहेगा, तो हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होगा ना, ये वॉल्यूम मोल्स तो 0.1 मोल आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम 400 ml है तो 0.4 लीटर हो जाएगा, 0.4 लीटर। तो 0.1 मोल डिवाइड बाई 0.4 लीटर, 0.1 मोल डिवाइड बाई 0.4 लीटर, यानी कि 1/4 यानी कि 0.25, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स। क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स। अंडरस्टूड। क्या बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अगर ml में दिया रहेगा तो उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना है। चलो अगला एग्जांपल करते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल्स का लेवल भी बढ़ा लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in water, 6 gram of urea is dissolved in water to produce 6 gram of urea is dissolved in water to produce 200 ml of solution। ठीक है, तो मुझे बताना है कि मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी कितना होगा। ठीक है, मोलैरिटी कितना होगा। 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी कितना होगा। अब यहां पर देखो 6 ग्राम है यूरिया, मास है यार ये तो। अब देखो यूरिया का मोलिकुलर मास आपको अगर याद होगा ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यूरिया का मोलिकुलर मास मैंने आपको काफी बार बताया कितना होता है, 60 होता है। तो यहां पर अपना क्वेश्चन में देखो बिना कैलकुलेशन करे हुए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है ना, ऐसे बोलते ना स्पीड कैसे बढ़ाएं, वो ऐसे बढ़ाएं। यूरिया का मोलिकुलर मास सीधा याद रख लो, तो 6/60 यानी कि सीधे सीधे 0.1 मोल हो गए। बोलो मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, तो 6/60 यानी कि 0.1 मोल हो गया। और 200 ml है तो सीधा सीधा 0.2 लीटर लिख लो, तो बस एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी कैपिटल M क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 मोल लिखेंगे। बोलो 6 मोल तो नहीं है ना, वो 6 ग्राम है, 6 मोल नहीं है, तो 0.1 मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.2 लीटर, तो 1/2 यानी कि 0.5, और यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। या फिर इसको ना 0.5 मोल इंटू लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको 0.5 मोलर भी बोल सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 है। समझ में आई बात, नोट कीजिए, कोई समस्या है तो बताइए। हाँ भाई हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब ये अपनी बात हो गई मोलैरिटी की। अब मोलैरिटी पे ना मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं, ठीक है। मोलैरिटी पे एक दो चीजें और बताता हूं, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाले एग्जांपल्स हो गए, अब एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। मान लो कि हमारे पास में क्या है, दाल है, ठीक है भाई। आपके मम्मी ने दाल बनाई है, तो मम्मी ने जो दाल बनाई उसमें नमक थोड़ा कम था, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं नमक डाल लेता हूं, क्योंकि आपको नमक खाना ज्यादा पसंद है। तो आपने क्या किया, नमक डाल लिया। अब नमक डाल तो लिया, लेकिन ज्यादा डल गया, अब वो दाल हो गई खराब। तो क्या उस दाल को फेंक दोगे आप? क्या करते हैं जनरली, क्या करते हैं जनरली, ये करते हैं कि जो बगल में छोटा भाई या छोटी बहन दाल खा रही है, तो बोलेंगे कि यार हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों दाल को ना एक्सचेंज कर लेते हैं, या फिर दोनों दाल को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से क्या होगा, क्या होता है, जो आपकी दाल है उसमें थोड़ा नमक या जो सोल्टीनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है, और उसकी दाल में सोल्टीनेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये क्या है एक्चुअली भाई, आपकी दाल में पहले नमक ज्यादा हो गया था, लेकिन जब आप दोनों ने मिक्स कर लिया तो दाल में नमक कम हो गया। तो नमक कहीं गायब थोड़ी ना हो गया, लेकिन वहां पर जो कंसंट्रेशन है ना वो चेंज हो गई। कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन 1 है, मतलब ये मान लो आपकी दाल है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं
सॉल्यूशन 1 और ये मान लो कि क्या है, सॉल्यूशन 2। ये दो सॉल्यूशन है। इस दाल में नमक ज्यादा है, इस दाल में नमक कम है। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, जो नमक का लेवल है, जो सोल्टीनेस है, वो इससे थोड़ी कम आएगी, इससे थोड़ी ज्यादा आएगी। इसको एग्जाम्पल से करते हैं। मान लो इसमें मोलैरिटी कितनी है, 0.2 और इसका जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं। इसका मोलैरिटी है 0.1 और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 3 लीटर, है ना। ये दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा और उसका वॉल्यूम आप कितना बता सकते हो। भाई इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 5 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, ये बात तो बोल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 5 लीटर, बिकॉज वॉल्यूम इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम तो ऐड करने जैसी प्रॉपर्टी है, तो वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका 2 लीटर था, इसका 3 लीटर था, तो वॉल्यूम इधर तो आ गया 5 लीटर। कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर मोलैरिटी इसकी 0.2 है, इसकी 0.1 है, तो यहां पर जो मोलैरिटी आएगी वो 0.3 आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग यहां पर बताना चाहते हैं कि मोलैरिटी कितनी आएगी, मोलैरिटी कितनी आएगी। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि 0.3 आएगी वो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मतलब आप खुद सोच के देखो कि आपकी दाल में नमक ज्यादा है, आपके भाई की दाल में नमक थोड़ा कम है। जब आपने दोनों को मिक्स किया तो आपकी दाल में नमक और ज्यादा हो जाए और आपके भाई की दाल में भी नमक और ज्यादा हो जाए, मतलब दोनों एकदम खारी हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब यहां पर मोलैरिटी 0.2 है, यहां पर मोलैरिटी 0.1 है, ये ज्यादा खारी है, ये थोड़ी कम खारी है। जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों और ज्यादा खारी बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो मोलैरिटी क्या होगी वो हमको बताना है। तो अब ऐसे कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख लो कि यहां पर टोटल मोल्स कितने हैं, यहां पर टोटल मोल्स कितने हैं, यहां पर टोटल मोल्स कितने हैं। अब जो मोल्स है ना वो यहां पे जितने होंगे प्लस यहां पर जितने होंगे दे विल बी प्रेजेंट हियर, क्योंकि मोल्स तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो यहां पर अगर मैं मोल्स फाइंड आउट करता हूं, लेट्स से कि मोल्स विच इज गिवन बाय लेट्स से N1, तो वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 0.2 इंटू 2। यहां पर 0.4 मोल्स प्रेजेंट होंगे। कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 0.4 मोल्स। इधर की तरफ आ जाओ, मोल्स कितने हैं, 0.1 इंटू वॉल्यूम 3, यानी कि 0.3 मोल्स होंगे। अब इसमें 0.4 मोल्स थे, इसमें 0.3 मोल्स थे, तो यहां पर जो टोटल मोल्स आएंगे ना, यहां पर जो टोटल मोल्स आएंगे दे विल बी 0.4 फ्रॉम दिस सॉल्यूशन प्लस 0.3 फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो कितने आ गए, 0.7 मोल्स आ गए। कितने आ गए, 0.7 मोल्स आ गए इस सॉल्यूशन में। और वॉल्यूम तो पता ही है 5 लीटर। तो यहां पर जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी, मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, लेकिन फील करो, रिजल्टेंट मोलैरिटी वो क्या आएगी, टोटल मोल्स 0.7 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 5, 0.7 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 0.14 मोलर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.14 मोलर। अब देखो ध्यान से, 0.1 है इधर, 0.2 है इधर, और जो अपनी मोलैरिटी आई है ना मिक्स करने के बाद में, वो कितनी आई है, 0.14 आई है आफ्टर मिक्सिंग। देखो आ रही है क्या, 0.14। तो इस कैलकुलेशन से आपको थोड़ा आइडिया भी लग रहा है कि हाँ भाई 0.14 आई है। ये आपकी दाल थी 0.2 मोलर वाली, ये आपके भाई की दाल थी 0.1 मोलर वाली। और जब दोनों दाल को मिक्स किया तो आपकी दाल थोड़ी कम खारी हो जाती है ना, क्योंकि आपकी दाल की मोलैरिटी कितनी हो गई है, 0.14। और आपके भाई वाली जो दाल थी वो थोड़ी ज्यादा खारी हो जाएगी, उससे जिससे पहले थी उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसकी पहले 0.1 थी तो उसकी भी 0.14 हो गई। तो मतलब आपकी दाल थोड़ी कम खारी हो गई, आपके भाई की दाल थोड़ी ज्यादा खारी हो गई, और दोनों 0.14 पे आके रुक गई। वो तो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है, 2 लीटर है 3 लीटर है, उसके हिसाब से ये 0.14 भी हो सकता है, 0.15 भी हो सकता है, 0.16 भी हो सकता है, नीचे ऊपर कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन होगी दोनों के बीच में, होगी दोनों के बीच में ही। समझ में आ गई बात, अंडरस्टूड। अब हम लोग
इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं मिक्सिंग, जनरल फॉर्मूला फॉर मिक्सिंग, जनरल फॉर्मूला फॉर मिक्सिंग। और जनरल फॉर्मूला फॉर मिक्सिंग में क्या आएगा बताओ? जनरल फॉर्मूला फॉर मिक्सिंग में क्या आएगा भाई? ये सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी क्या है M1 और वॉल्यूम क्या है V1। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी क्या है M2 और वॉल्यूम क्या है V2। जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, लेकिन क्या मोलैरिटी M1 प्लस M2 हो जाएगा? नहीं। देखो, एक रूम है उसका टेम्परेचर है T1, दूसरा रूम है उसका टेम्परेचर है T2। अगर उन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या टेम्परेचर T1 प्लस T2 हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। सिमिलरली जो मोलैरिटी है वो भी M1 प्लस M2 नहीं हो जाएगी, लेकिन हम मोल्स जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। तो इधर की तरफ मोल्स कितने आएंगे? M1V1। इधर की तरफ मोल्स कितने आएंगे? M2V2, क्योंकि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो यहां पर जो टोटल मोल्स आएंगे ना वो आएंगे इधर से मोल्स प्लस इधर से मोल्स, यानी कि M1V1 प्लस M2V2। अब यहां से जो अपना फाइनल मोलैरिटी निकल के आएगा, फाइनल मोलैरिटी या रिजल्टेंट मोलैरिटी निकल के आएगा वो M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये डायरेक्टली अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में तुम कोई भी पुट कर दो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब एक सॉल्यूशन है विद मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, दूसरा सॉल्यूशन है विद मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। उन दोनों को हम लोग जब मिक्स करेंगे, उन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट मोलैरिटी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, अंडरस्टूड? ये हो गया। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पे बेस्ड, और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल करते हैं। 3 लीटर ऑफ 0.4 मोलर solution is mixed with 7 लीटर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। दोनों सेम टाइप के सॉल्यूशन है। फाइंड आउट रिजल्टेंट मोलैरिटी, फाइंड आउट रिजल्टेंट मोलैरिटी, फाइंड आउट रिजल्टेंट मोलैरिटी। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आप डायग्राम बना के अपने आप को थोड़ा फील करवा पाओ तो बेटर है, बट अगर वो भी नहीं करना है तो देखो ये M1 है, ये V1 है, ये M2 है, ये V2 है। तो M रिजल्टेंट एक लाइन में क्या लिख दोगे? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्या पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। M1V1 0.4 इंटू 3 प्लस M2V2 0.2 इंटू 7 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2 3 प्लस 7। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस 0.2 इंटू 7 1.4 और डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2.6 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.26 मोलर आ जाएगा। ये आंसर जो है ना वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा। देख लो, ये 0.4 था, ये 0.2 था, तो उन दोनों के बीच में ही आया है। आ रहा है क्या बीच में? देखो 0.26 आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, हमेशा बीच में आएगा। मान लो आपने कोई कैलकुलेशन करी, मोलैरिटी एक की 0.2 थी, एक की 0.4 थी, और आपका आंसर आ गया 0.5, मतलब समझ जाओ गलत है, समझ जाओ गलत है भाई। 0.4 और 0.2 के बीच में आएगा ना, तो 0.4 से ऊपर आ सकता है ना 0.2 से नीचे आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आंसर आ रहा है तो पहले समझ जाओ कि भाई आपने कुछ गलती कर ली है, तो समझ में भी आ जाएगा कि हाँ भाई गलत आंसर है। तो ऐसा कुछ हम लोग मिक्सिंग में कर सकते हैं, मिक्सिंग में कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझाता हूं, कहानी से समझते हैं। भाई मान लो कि आपका गला खराब हो रहा है फिर से, ठीक है, मम्मी सो रही है, मम्मी ने बोला भाई तुम जो देखना है वो देखो, अभी मैं सो रही हूं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगी। आपने क्या किया? रसोई में गए, आपने सुना था कहीं पर
या फिर यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ भाई गला खराब है तो ये करें, गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा गुनगुना नमक डालें ना, गुनगुने पानी में नमक डालें, तो आपने नमक डाल दिया। अब आपने जैसे नमक डाला और फिर ऐसे किया तो एकदम वो कड़वा हो गया, खारा हो गया, कड़वा नहीं बोल सकते, खारा हो गया, आपने धूप करके मार दिया। अब आपने क्या किया, उसको फेंक दिया। फिर दोबारा आप पानी लेके आए, अब नमक और भी ज्यादा गिर गया गलती से। अब मम्मी देख रही है बार बार कि यार ये तो पानी भी खराब कर रहे हैं, गैस भी खराब कर रहे हैं, और भाई ये तो नमक भी खराब कर रहे हैं। तो दूसरी बार मम्मी ने उठ के बोला कि अब तुमको नमक और नहीं मिलेगा, अब तुमको नमक और नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर तुम दूसरे सॉल्यूशन को भी फेंक दोगे और फिर तीसरी बार पानी लेके नमक डालने जाओगे तो मम्मी ने नमक के लिए मना कर दिया, नहीं तो कूटेंगी मम्मी। तो अब भाई नमक तो है नहीं, अब क्या करें? तो क्या आप दूसरे सॉल्यूशन से ही ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हो, दूसरे सॉल्यूशन से ही ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हो कि आपका काम हो जाए और आपको नमक की जरूरत भी ना पड़े, एक्स्ट्रा नमक की जरूरत भी ना पड़े? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑब्वियसली बताओ क्या करेंगे? उसमें पानी मिला देंगे, दूसरे वाले सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, पानी मिला देंगे, तो वो थोड़ा कम खारा हो जाएगा। कम खारा होने का मतलब क्या ये है कि उसमें से नमक गायब हो गया? भाई जो उसका खारापन थोड़ा कम हो गया, क्या उसका मतलब ये है कि उसमें से नमक गायब हो गया? नमक तो कहीं गायब नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो कम हो गई, बिकॉज कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स तो सेम है, नमक तो उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि उसमें आपने एक्स्ट्रा पानी मिला दिया, तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ वाटर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। पानी मिला देंगे ताकि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, बिकॉज मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यही बात होती है। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब मान लो कोई सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है, ये आपने पानी में नमक डाल के मिलाया था, अब उसमें आपने थोड़ा सा पानी और मिला दिया। वाटर ऐड करने से क्या होगा, क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या मोल्स ऑफ नमक चेंज हो जाएंगे? नहीं चेंज होंगे, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और उसकी वजह से मोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। मोलैरिटी क्या हो गई, बोलो, कम हो गई। तो खारापन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमको बताना है कि ऐसे केसेस में क्या होगा फॉर्मूला फाइनल मोलैरिटी निकालने का। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। भाई मान लो एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, ठीक है, मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। उसमें आपने पानी ऐड किया, कितना पानी ऐड किया पता नहीं, लेकिन फाइनली जो हमारे पास में सॉल्यूशन आया उसकी मोलैरिटी हो गई m2 और वॉल्यूम हो गया v2। तो पहले वॉल्यूम था v1 और बाद में वॉल्यूम हो गया v2। तो पानी हमने कितना ऐड किया होगा? अरे सोच के देखो, मान लो v1 की वैल्यू 2 लीटर है और बाद में हो गया वॉल्यूम 5 लीटर। पहले 2 लीटर था, बाद में 5 लीटर हो गया, इसका मतलब 3 लीटर पानी मिला दिया आपने। मैं नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन करवाऊंगा, लेकिन पहले समझो कॉन्सेप्ट को। पहले वॉल्यूम था 2 लीटर, मैंने उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, तो बाद में वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली पानी कितना मिलाया होगा, 3 लीटर मिलाया होगा। अभी मैं नंबर्स नहीं, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, m1 और m2 में क्या बोल सकते हो यार? m1 और m2 में कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? अरे भाई पानी मिलाने से क्या हुआ, पानी मिलाने से क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि m1 ज्यादा होगा m2 से। अब मुझे बताना है कि m1 m2 v1 v2 में क्या रिलेशन होगा। यहां पर इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो ये कि नमक के मोल्स इसमें जितने होंगे उतने मोल्स इसमें होंगे, या फिर किसी भी सोल्यूट के मोल्स इसमें जितने होंगे उतने इसमें होंगे। तो यहां पर मोल्स कितने आएंगे बोलो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि m1 इंटू v1। यहां पर मोल्स कितने आएंगे बोलो, m2 इंटू v2। बात सही है। अब यहां पर जितने मोल्स हैं उतने मोल्स यहां पर होंगे। अरे क्योंकि नमक थोड़ी ना कोई गायब हो गया कहीं पर, वो तो गायब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या इक्वेशन आ जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये हमारा फॉर्मूला होगा कब, डाइल्यूशन में, जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं डाइल्यूशन के टाइम पे ये फॉर्मूला होगा। मतलब लिटरली 2 फॉर्मूला मैंने बताए हैं और उसमें ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक फॉर्मूला बताया था m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। वो फॉर्मूला तब लगाते हैं जब 2 अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे।
लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब एक सॉल्यूशन है उसमें हमने वो पानी मिक्स करेंगे, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है 2 लीटर और उसका मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर, ठीक है। अब उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करके मुझे फाइनल मोलैरिटी कितनी पहुंचानी है 0.5 पहुंचानी है। मतलब ये बहुत ज्यादा खारा हो गया है, तो उसमें मैंने पानी ऐड किया, कितना पानी ऐड किया मुझे पता नहीं है, लेकिन फाइनल मोलैरिटी कहां पहुंचानी है 0.5 पे पहुंचानी है। तो मुझे बताना है कि अमाउंट ऑफ वाटर एडेड विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर एडेड विल बी इक्वल टू पानी हमने कितना ऐड किया होगा। चलो ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 8 लीटर, ऑप्शन बी है 6 लीटर, ऑप्शन सी है 4 लीटर और ऑप्शन डी है 2 लीटर। ये 4 ऐसे ऑप्शंस है। सोच के देखो क्या करेंगे भाई। हमको इनिशियली मोलैरिटी 2 है, फाइनल मोलैरिटी 0.5 है, मतलब ये M1 हो गया और ये M2 हो गया और ये V1 भी हो गया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मिक्सिंग में, मतलब डाइल्यूशन के टाइम पे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। बोलो हाँ या ना। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 2 इज इक्वल टू M2 कितना है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है V2। यहां से V2 की वैल्यू पता है कितनी आ गई 8 लीटर आ गई। और कुछ लोग क्या करेंगे सीधे 8 लीटर पे टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भाई जो V2 आया है 8 लीटर वो तो इसका वॉल्यूम आया है, इसका जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम वो 8 लीटर होने चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन पहले से 2 लीटर तो था ही, मतलब पानी कितना ऐड किया होगा सोच के बताओ भाई। मतलब मेरे पास में सॉल्यूशन है पहले से 2 लीटर, उसमें मैंने कुछ चीज ऐड करी, तो फाइनली वॉल्यूम कितना होना चाहिए 8 लीटर होना चाहिए, तो मतलब पानी कितना ऐड किया होगा यार 6 लीटर ऐड किया होगा ना। सो ऑप्शन 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 बी विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही? अरे मतलब ऐसे समझो, मान लो आपके पास में 200 रुपए हैं, ठीक है 200 रुपए हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहते हो कोल्ड कॉफी पिलाने, कैफे में जाने, सैंडविच खिलाने या फिर पिज्जा खिलाने में भी। अब उसमें चाहिए रुपए 500, तो आपके पास में 200 तो पहले से ही है ना, आपको टोटल 500 चाहिए। इसका मतलब है कि आपको किसी से मांगने की कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या 500 ही मांगने पड़ेंगे? नहीं, पहले से 200 हैं, तो मतलब कितने मांगने पड़ेंगे 300 मांगने पड़ेंगे। वैसे ही यहां पर जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर थी, उसको 0.5 मोलर बनाने के लिए पहले वॉल्यूम 2 लीटर था, तो मेरे को पानी ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना है 8 लीटर, मतलब 2 लीटर से तो पहले से ही था, फाइनली 8 लीटर होना चाहिए, तो पानी कितना ऐड करना पड़ेगा 6 लीटर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? तो 8 लीटर आंसर नहीं आएगा, 6 लीटर आंसर आएगा। बात क्लियर होगी? अच्छा एक बात और है यार, पहले वाला फॉर्मूला और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या वो सेम फॉर्मूला नहीं है? एक्चुअली वो सेम फॉर्मूला ही है, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो था जिसमें मैं M रिजल्टेंट क्या बोल रहा था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये अलग अलग मोलैरिटी वाले सॉल्यूशंस को मिक्स किया है ना। ये इधर की तरफ जो सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी M1 थी, इधर की तरफ जो सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी M2 थी, दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनल मोलैरिटी इतनी आएगी। अब यहां पर जो पानी ऐड करने वाला हूं इसकी मोलैरिटी M1 है और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है ना, यहां से वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर को एक सॉल्यूशन मान लो ना जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0 है। अरे भाई वाटर भी एक सॉल्यूशन जैसा ही मान लो जिसकी मोलैरिटी क्या है 0, तो वाटर है और उसकी मोलैरिटी क्या मान लो 0, मतलब इधर M1 है और ये जो M2 है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो उसी फॉर्मूला को एक बार लगाओ, M रिजल्टेंट इज इक्वल टू M1V1 प्लस इसका मोलैरिटी तो 0 है, तो 0 इंटू V2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो यहां से M रिजल्टेंट क्या आ गया M1V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, या फिर M रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2 इक्वल्स टू M1V1। तो ये एक्चुअली वही फॉर्मूला तो आ गया, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। V2 इसमें पानी का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, मतलब M फाइनल इंटू V फाइनल इज इक्वल टू M1V1। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं मोलैरिटी 2 M2 की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मेरा वही फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड है? चलो वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं, नोट करो। नोट कर लिया भाई? देखो अगला बात करते हैं, अब हम लोग अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। कितने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। पहला परसेंट W/W, दूसरा परसेंट V/V, तीसरा परसेंट W/V, और चौथा मोल फ्रैक्शन, और पांचवा क्या हो गया? मोलैरिटी। अब हम लोग 6th करते हैं। ठीक है, तो देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी जैसे सुनने में एक जैसा साउंड कर रहे हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो उनकी डेफिनेशन भी एक जैसी ही होगी। जैसे मोलैरिटी में डेफिनेशन क्या था? कैपिटल M था। क्या था? कैपिटल M। और उसकी डेफिनेशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आ रहा था, तो यहां पर भी मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई उसमें क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या आएगा? वॉल्यूम की जगह पर मास आएगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट का मास, और वो भी किस में? केजी में। बस ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे तो इसके बेसिस पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट, और वो भी किस में? केजी में। अब ध्यान से सुनना, पहली बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगा? ऊपर मोल्स नीचे मास, यानी कि मोल पर केजी हो जाएगा यूनिट। सेकंड, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? क्यों? ध्यान से सुनना यार, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में मैंने ये बताया था कि जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाए, क्या दिख जाए? वॉल्यूम। अब यहां पर क्या वॉल्यूम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। सो दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब मान लो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें आप एक बहुत बड़ी लैब के इंचार्ज बन गए, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन मेजर करनी है, तो आप उन सॉल्यूशंस की मोलैरिटी मेजर करोगे या मोलैलिटी मेजर करोगे? तो ऑब्वियसली हम लोग क्या मेजर करेंगे? मोलैलिटी। जो स्टैंडर्ड लैब्स होती हैं उनमें मोलैलिटी ही मेजर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मान लो आपने दिन में कैलकुलेशन करी, दिन में टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेशन हो गई। अब आपको दिन में थोड़ा काम आ गया, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि अरे भाई मुझे वहां पर जाना है, शॉपिंग करके आना है, तो आप दिन में कहीं पर चले गए। आपने सोचा कि बाकी का काम रात को कर लूंगा। रात को जब आप वापस आए, टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, वहां पर आपने कैलकुलेशन करी, कुछ गलत ही कैलकुलेशन आ गई, क्योंकि वो मोलैरिटी 45 डिग्री सेल्सियस पे जो आपने मेजर करी थी, अब 20 डिग्री सेल्सियस पे मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, आपकी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मोलैरिटी मेजर किए होते तो उसमें आप चाहे दिन में कैलकुलेशन करो या रात में कैलकुलेशन करो, गर्लफ्रेंड को दिन में घुमाओ या रात को घुमाओ, सेम बात आती। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें मोलैलिटी मेजर करी जाती है। अंडरस्टूड? चलो बहुत ही बढ़िया, नोट करो, ये नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब हम लोग अगला चीज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? 6 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 6 gram of urea is dissolved in some water to produce 206 gram of solution, 206 gram of solution। ठीक है, find out molality। क्या है? मोलैलिटी, दैट इज स्मॉल m हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मोलैलिटी। अब देखो ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूरिया का फॉर्मूला ही नहीं जानते होंगे, तो बात ही खत्म हो गई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूरिया का फॉर्मूला जानते होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यूरिया सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आप याद रख लो, कितना होता है? बोलो कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। तो 6 डिवाइडेड बाई 60, सीधा 0.1 मोल हो गए। यहीं पर लिख लो, है ना, कैलकुलेशन फास्ट बनानी तो यहीं पर लिख लो,
है ना, पूरा ऐसे प्रोसेस वाइज करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्पीड तेज करनी है तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। 6 डिवाइड बाई 60 0.1 मोल। तो कुछ लोग क्या करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 मोल और डिवाइड बाई मास 206 है तो उसको 0.206 kg लिख देंगे। चलो ये तो स्मार्टनेस वाला काम कर दिया, लेकिन 0.1 डिवाइड बाई 0.206 kg करोगे तो कैलकुलेशन गलत आ जाएगी। क्यों भाई? देखो फॉर्मूला देखो एक बार, फॉर्मूला में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो आपने सही किया 0.1 निकाल लिए, लेकिन मास ऑफ सोलवेंट है, मतलब पूरा मास नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पानी का मास लेना है। क्या करना है? पानी का मास लेना है। तो भाई साहब ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही तो है कि हमारे पास में पानी था, कितना था वो पता नहीं, लेकिन पानी था, उसमें मैंने यूरिया ऐड किया, कितना 6 ग्राम, और उसको ऐड करने के बाद में जो टोटल मास हो गया वो 206 ग्राम हो गया। टोटल मास कितना हो गया? 206 ग्राम। पानी कितना था पता नहीं, लेकिन उसमें मैंने यूरिया ऐड किया 6 ग्राम, तो उससे टोटल मास कितना हो गया? 206 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 206 टोटल है, उसमें से यूरिया 6, तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा 200 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बोलो? 200 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 200 ग्राम। तो एक्चुअली हमें पानी का मास पुट करना होता है, सोलवेंट का मास पुट करना होता है। तो मोलैलिटी कितनी आएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 0.1 मोल, ये तो सही कर लिया था आपने, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट 200 ग्राम है तो उसको केजी में पुट करेंगे तो 0.2 kg, तो 0.1 बाई 0.2 यानी कि 1/2, सो दिस विल बी 0.5 मोल पर केजी। ये अपना क्या आएगा? मोलैलिटी आएगा। अंडरस्टूड? तो 206 ग्राम तो टोटल है, हमको पानी का मास पुट करना है। ठीक है, नोट करो यार, ये नोट कर लिया। चलो अब अगला एग्जांपल करते हैं, देखो 2 एग्जांपल्स मैं एक्चुअली करवाऊंगा, यहां पर 2 एग्जांपल्स पैरेलल करवाऊंगा और उसमें आपको ना डिफरेंस देखना है क्या है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसमें वाटर कितना है? 2 kg है। वाटर कितना है? 2 kg। कितना है? 2 kg। पानी कितना है मेरे पास में? 2 किलोग्राम। और इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितना है? वो भी 2 मोलल है। मोलैलिटी कितना है? 2 मोलल। तो मुझे बताना है कि यहां पर मास ऑफ यूरिया कितना एडेड होगा, मास ऑफ यूरिया कितना एडेड होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें टोटल मास कितना है? 2 kg, और उसका मोलैलिटी भी है 2। ठीक है, ठीक है, टोटल मास है 2 kg और मोलैलिटी भी कितना है? 2 है। यहां पर मुझे बताना है कि मास ऑफ यूरिया कितना होगा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है या डिफरेंट है? पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन दोनों सेम है या डिफरेंट है। भाई इसमें मोलैलिटी 2 है, इसमें भी मोलैलिटी 2 है, ये बात तो सेम है, लेकिन इधर पानी का मास है 2 kg और इधर टोटल मास है 2 kg। समझ रहे हो बात को? इधर पानी का मास है 2 kg और इधर टोटल मास है 2 kg। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। और मुझे यहां पर मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना है और इधर भी मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या लगता है आपको, आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? ऑब्वियसली दोस्तों आंसर तो डिफरेंट ही आने वाला है, आंसर तो डिफरेंट ही आने वाला है, आंसर तो डिफरेंट ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि आंसर डिफरेंट क्यों आएगा? क्योंकि भाई इधर पानी का मास है 2 किलोग्राम और इधर जो 2 किलोग्राम मास है उसमें पानी भी है और यूरिया भी है, तो आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अब समझते हैं कि एक कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखो इधर मोलैलिटी दी हुई है 2 एंड दिस मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ यूरिया और डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट होता है, मास ऑफ सोलवेंट, वो भी केजी में। अब मास ऑफ सोलवेंट तो 2 किलोग्राम है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया ना मैं x मान लेता हूं, एक बार के लिए मान लेता हूं x है, तो x और डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट 2 kg और ये मोलैलिटी कितना है? 2 है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। मतलब कि मोल्स ऑफ यूरिया आ गए 4, मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए? 4। तो मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा?
मास ऑफ यूरिया आ जाएगा 4 और इंटू 60, क्योंकि उसका मोलिकुलर मास 60 है, तो 240 ग्राम आ जाएगा, 240 ग्राम आ जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि इसमें पानी होगा 2 किलोग्राम और यूरिया का मास आएगा 240 ग्राम। अब यहां पर यह चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला वही पुट करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया मान लिया x डिवाइडेड बाई, अब मास ऑफ सोलवेंट पुट करना पड़ेगा, वो तो 2 kg है, वो तो इधर था, इधर क्या है, यहां पर तो टोटल मास 2 kg है, तो अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि टोटल मास है 2 kg। तो यहां पर ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करें? सुनो ध्यान से बात, ध्यान से बात सुनना, कैसे करेंगे इसमें थोड़ा सा आपको अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। हम लोग टोटल मास 2 किलोग्राम है, मतलब 2000 ग्राम है क्या, ऐसा मान सकते हैं, 2000 ग्राम मान लो, टोटल मास 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। अच्छा, और उसमें मोल्स ऑफ यूरिया मैंने x मान लिए, ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया कितने मान लिए, x, तो उसका मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ यूरिया 60 इंटू एक्स आ जाएगा क्या, 60 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स ग्राम। तो यूरिया का मास है 60 इंटू एक्स ग्राम और टोटल मास है 2000 ग्राम। तो क्या आप यहां से पानी का मास बता सकते हो, मास ऑफ सोलवेंट बता सकते हो क्या, मास ऑफ सोलवेंट बता सकते हो क्या, केजी में कितना आ जाएगा, टोटल था 2000 माइनस यूरिया का 60x, और वो तो ग्राम में आएगा, किलोग्राम में देखोगे तो 2000 माइनस क्या आएगा बोलो, 2000 माइनस 60x और डिवाइडेड बाई 1000, ये अपना मास ऑफ सोलवेंट आएगा किसमें, केजी में। और जब मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये मास ऑफ सोलवेंट पुट करेंगे, क्या करेंगे, ये मास ऑफ सोलवेंट पुट करेंगे। एक बार फिर से बताता हूं, इस वाले केस में तो पानी का मास ही दे दिया 2 किलोग्राम, कोई सीधा साधा इंसान है मेरी तरह। इस वाले केस में कोई अपनी बीवी से परेशान है, उसने बोला पानी का मास दे दूंगा, तो तब तो सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे। एक काम करता हूं, टोटल मास दे देता हूं 2 kg। अब करो तो उसमें पानी का मास निकालना पड़ेगा, तो मैंने मोल्स ऑफ यूरिया मान लिए x, तो मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 60 इंटू एक्स, टोटल मास 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, उसमें से यूरिया कितना है 60x ग्राम, तो पानी कितना हो गया 2000 माइनस 60x ग्राम, किलोग्राम में फाइंड आउट करोगे तो 2000 माइनस 60x बाई 1000। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन पुट करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया x डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट 2000 माइनस 60x बाई 1000, यही तो आएगा। और मोलैलिटी की वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया x डिवाइडेड बाई 2000 माइनस 60x, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 2000 करेंगे तो 4000 माइनस 2 इंटू 60x करेंगे तो 120x इज इक्वल टू 1000x। यहां से आ गया 4000 इज इक्वल टू 1120x, यहां से x की वैल्यू 4000 डिवाइडेड बाई 1120 आ जाएगी, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया। क्या आएंगे, मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए, ये 4000 डिवाइडेड बाई 1120, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 112 मोल्स ऑफ यूरिया आ गए। तो मास ऑफ यूरिया कितना आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ यूरिया 400 डिवाइडेड बाई 112 और इंटू 60, देखो क्या कितना आंसर आ रहा है, देखो एक बार कितना आएगा, ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 214 ग्राम आएगा, 214 ग्राम, इतना ही आ रहा है क्या, 214 ग्राम आएगा। पिछले वाले केस में कितना था 240, और इधर की तरफ 214 ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट है। चलो बात हो गई, समझ में आ गई। अब उसके बाद में एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म कर लेते हैं, 7th कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। 7th कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। और फिर मैं ना डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में आपस में रिलेशन भी बता दूंगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में आपस में रिलेशन भी बता दूंगा। पीपीएम क्या होता है बोलो, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन तो सभी को पता होगा आज के दिन,
अरे भाई उसके उतने मिलियन व्यूज हो गए, उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उस यूट्यूबर के इतने सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख या फिर 10⁻⁶। सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। मैं चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मिलियन मतलब 10⁻⁶। अब अगर बिलियन देखोगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, मतलब 1000 का डिफरेंस आता जाएगा, 1000 का रेशियो आता जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। ट्रिलियन देखोगे तो 10⁻12 हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। इसके आगे क्या होता है मुझे भी नहीं पता, आपको पता है तो मुझे बताओ। मिलियन 10⁻⁶, बिलियन 10⁻⁹, ट्रिलियन मतलब 10⁻12। चलो, तो पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिलियन में से कितना। भाई जैसे हम लोग आपके, जैसे तुमने मार्क्स निकाले अपने परसेंट, है ना, एक बार लिख लेते हैं परसेंट, परसेंट, है ना, यही होता है परसेंट। जो हम लोग परसेंट निकालते हैं वो परसेंट, सेंट मतलब होता है 100, सेंट मतलब होता है 100, वो वाला सेंट नहीं, वाला सेंट नहीं, सेंट। तो परसेंट मतलब क्या है? 100 में से कितना। तो पर मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? पर मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा कि मिलियन में से कितना। अब आप मुझे बताओ, परसेंट निकालने के लिए हम लोग लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि मुझे बताना होता है कि भाई 100 में से कितना। परसेंट, सेंट मतलब 100, तो 100 में से निकालना है तो लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मिलियन में से निकालना है तो लास्ट में मिलियन से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब, अब इसको मैं हटा देता हूं, इसका मतलब क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ग्राम में, और इनटू क्या कर दोगे? 10⁻⁶ कर दोगे, क्योंकि हमें मिलियन में से बताना है कितना होगा। तो पार्ट पर मिलियन। अच्छा, ये मिलियन जो पीपीएम वाली कंसंट्रेशन है ना, वो जनरली हमें उन कंसंट्रेशंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जो कंसंट्रेशंस बहुत ही कम है। जो कंसंट्रेशन बहुत 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 कम होती है ना, तो उनको जब हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.002% आ जाएगा, 0.02% आ जाएगा, तो वो बहुत ही कम परसेंटेज होती है। तो इसलिए हम लोग उनको पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं ताकि थोड़ा एक अच्छा नंबर दिखे। जैसे अगर आप कभी किसी शहर से जा रहे होंगे तो आजकल रोड के बगल में ना ऐसे स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि हाँ भाई CO2 का लेवल इतना ppm, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इतना ppm, है ना, PM 2.5 का इतना ppm, PM 2 या फिर PM 10 का इतना ppm। तो वो ppm क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड ppm इज यूज्ड फॉर सच कंसंट्रेशंस व्हिच आर एक्चुअली वेरी लो इन अमाउंट। ठीक है, तो उनको एक बड़ा नंबर दिखाने के लिए ppm यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैं अगर कहीं पर लिखता हूं कि 200 ppm CaCO3, 200 ppm CaCO3, तो 200 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3। इसका मतलब यह है कि 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें से 200 ग्राम क्या होगा? CaCO3 होगा। अच्छा, अब मैं ना इसका रिलेशन भी बता देता हूं। तो यहां पर अपने कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए खत्म, अब मैं 1 बाय 1 रिलेशंस बताता हूं। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो यहीं पर देख लेते हैं, ppm एंड परसेंट W/W में, ppm एंड परसेंट W/W में रिलेशन देखना शुरू करते हैं। अब देखो ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। इसकी डेफिनेशन क्या थी? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, यही थी ppm। अब एक बार सोच के देखो कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ है, तो इसको इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4 लिख दो। भाई 10⁻6 को 10⁻2 इंटू 10⁻4। अब ये 10⁻2 मतलब 100, ये वैल्यू क्या बन गई बताओ ना? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻2 या फिर इंटू 100, यही तो है परसेंट W/W, नहीं क्या? परसेंट W/W यही तो है, और ये ppm था। इसका मतलब ppm इज इक्वल टू परसेंट W/W इंटू 10⁻4। ppm क्या हो जाएगा बोलो?
परसेंट W/W इंटू 10⁴। ppm क्या हो जाएगा, परसेंट W/W इंटू 10⁴। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मेरे को दे दिया 200 ppm CaCO3 और मुझे बताना है कि परसेंट W/W कितना होगा। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 0.2%, ऑप्शन सी है 0.02% और ऑप्शन डी है 20%। तो बताओ कितना होगा। 200 ppm CaCO3 दिया हुआ है, तो सीधा सीधा लिखना है। ppm कितना है, 200 है, तो 200 इज इक्वल टू परसेंट जो भी होगा W/W और इंटू 10⁴। तो परसेंट W/W कितना आ जाएगा, जो भी ppm होगा डिवाइडेड बाई 10⁴, तो 0.02% आ जाएगा मेरे हिसाब से। 0.02%, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखो ना कितना परसेंट आ रहा है भाई, जनरली परसेंट कितना होता है, 40%, 50%, 60%, ये सब वैल्यूज मेजर करने के लिए परसेंट यूज किया जाता है। अब 0.02% बहुत कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको अच्छे से दिखाने के लिए, ppm में दिखाने के लिए क्या लिख दिया कि भाई 200 ppm CaCO3। समझ में आ गई बात। तो अपना पहला रिलेशन किस में हो गया, ppm एंड परसेंट W/W में, ppm एंड परसेंट W/W में। अंडरस्टूड। चलो अगला देखते हैं भाई। अब अगला एक और रिलेशन है, बड़ा सुंदर रिलेशन है, ठीक है, बड़ा सुंदर रिलेशन है। जैसे मैं आपको ना इसको, ये जो एग्जांपल है इसको मैं ऐसे एकदम वैल्यूज के साथ में बताऊंगा, और वो रिलेशन है मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन। मतलब कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जिनसे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म सीधे ही निकाला जा सकता है, मोल फ्रैक्शन। समझाता हूं भाई। मान लो किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, 1 है। अच्छा ये सिर्फ ना ऐसे उनके लिए बता रहा हूं जिसमें अपना सोलवेंट कौन होगा, पानी होगा। सोलवेंट कौन है, वाटर है। सोलवेंट कौन है, बोलो, वाटर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या आएगा। मान लो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी कितनी है, 1 है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएगा ना, वो कितना आएगा, ध्यान से सुनना। मोलैलिटी 1 है तो 1/1 + 55.5। ये 55.5 नंबर जो होता है दैट इज 1000/18, 55.5 होता है ना। और ये 18 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर है। बताऊंगा ये कैसे आया, लेकिन एक बार समझ लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, 1/1 + 55.5, यानी कि 1/56.5। अच्छा मान लो कि मोलैलिटी की वैल्यू 2 दे दी, मोलैलिटी की वैल्यू 2 दे दी, तो यहां से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएगा वो कितना आएगा, देखो ध्यान से सुनना। इधर 1 था तो 1/1 + 55.5, 2 है तो क्या हो जाएगा, 2/2 + 55.5, यानी ये वैल्यू हो गई 2/57.5। मान लो मोलैलिटी की वैल्यू 3 हो गई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, बोलो, 3/3 + 55.5, यानी कि 3/58.5। अगर मोलैलिटी की वैल्यू 0.1 दे दी, मोलैलिटी, हाँ, तो मोलैलिटी की वैल्यू 0.1 दे दी, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 0.1/0.1 + 55.5। देख रहे हो, 1 था तो 1/1 + 55.5, 2 था तो 2/2 + 55.5, 3 था तो 3/3 + 55.5, 0.1 है तो 0.1/0.1 + 55.5, यानी कि 0.1/55.6, यानी कि 556। यही वैल्यू आएगी क्या। तो एक जनरल फॉर्मूला बता सकते हो क्या, अगर मोलैलिटी की वैल्यू m है, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, m, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, एक जनरल फॉर्मूला बता सकते हो ये सारे नंबर्स को देखते हुए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, m/m + 55.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, बोलो, m/m + 55.5। एक बार पुट करके देख लो, एक बार पुट करके देखो। इधर मोलैलिटी की वैल्यू 1 है तो 1/1 + 55.5, मोलैलिटी की वैल्यू 2 है तो 2/2 + 55.5, 3 है तो 3/3 + 55.5, 0.1 है तो 0.1/0.1 + 55.5। तो मोलैलिटी की वैल्यू अगर m होगी तो m/m + 55.5। तुम बोलोगे सर ये आया कैसे, बताता हूं, ध्यान से सुनना। मतलब ये इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना भाई। मान लो कि मेरे पास में मोलैलिटी की वैल्यू m है, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा,
मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट। अब मुझे ना तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है और ना ही मास ऑफ सोलवेंट पता है, तो मैं क्या मान लेता हूं, अज्यूमिंग कि मास ऑफ सोलवेंट कितना है 1 kg है, सोलवेंट कितना है बोलो 1 kg, और सोलवेंट है कौन, पानी तो है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो सोलवेंट अगर मैंने 1 kg मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन मान लो कि 1 kg है तो आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सोलवेंट कितने हो जाएंगे भाई 1000 डिवाइड बाई 18, क्योंकि वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है, तो यही तो वैल्यू आएगी 55.5। तो पानी वाले केस में तो 55.5 हो जाएगा, कोई और सोलवेंट दे देंगे तो 1000 बाई उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, कोई और सोलवेंट दे देंगे तो 1000 बाई उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। चलो ठीक है बात तो। अच्छा, अगर मोलैलिटी की वैल्यू m है और मास ऑफ सोलवेंट मैंने 1 मान लिया, तो यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट m आ गए कि नहीं आ गए, इंटू 1, क्योंकि ये तो मैंने 1 ही मान लिया है। तो इसका मतलब है कि सोल्यूट के मोल्स हो गए m और सोलवेंट के हो गए 55.5। यही तो सिचुएशन बन गई कि सोल्यूट के जो मोल्स आए वो आए m और सोलवेंट के जो मोल्स आए वो आए 55.5। तो यहां से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अरे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स और डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स m प्लस 55.5। यही तो फॉर्मूला मैं बता रहा था आपको, देखो बहुत सिंपल से डिराइव हो गया, बहुत ही सिंपल से डिराइव हो गया, m अपॉन m प्लस 55.5। ये तो पानी के लिए वैलिड है, कोई और दे दिया तब क्या करोगे, तब क्या करोगे भाई 55.5 की जगह पर कुछ और नंबर आ जाएगा, वो नंबर क्या होगा, यहां पर 1000 बाई 18 था तो 1000 बाई उसका मोलिकुलर मास कर दो, वही नंबर यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल कर लेते हैं, और अब तीसरे कंसंट्रेशन टर्म पे, तीसरे कंसंट्रेशन टर्म में रिलेशन समझ लेते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैपिटल M एंड स्मॉल m। अब इसका डेरिवेशन जो है वो मैं यहां पर आपको नहीं करवाने वाला हूं, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना, उसमें भी सेम टू सेम चीज करनी है, बट मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं और उस फॉर्मूला से आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू रो माइनस m इंटू mw। थोड़ा फॉर्मूला अजीब है, बट एक बार उसको फील कर लोगे तो, उस पर बेस्ड एग्जांपल्स कर लोगे तो याद हो जाएगा। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू रो माइनस m इंटू mw। तो यहां पर स्मॉल m ये क्या हो जाएगा अपना, मोलैलिटी हो जाएगा, स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M, कैपिटल क्या m क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, और रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और हमेशा किस में होनी चाहिए, ग्राम पर ml में होनी चाहिए, और m तो वही मोलैरिटी, और ये हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलिकुलर मास, किसका मोलिकुलर मास, सोल्यूट का मोलिकुलर मास। तो ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 रो माइनस m इंटू mw। अब इसमें हमको कैपिटल M दिया रहेगा तो स्मॉल m फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर स्मॉल m दिया रहेगा तो कैपिटल M फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, बस उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड आउट मोलैलिटी, फाइंड आउट मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m, फाइंड आउट मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन having density is equal to 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, एक लाइन में अपना हो जाएगा। बस फाइंड आउट मोलैलिटी मतलब स्मॉल m फाइंड आउट करना है, 0.1 m मतलब ये मोलैरिटी दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, और यूरिया भी दिया हुआ है, तो मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भी 60 हो जाएगा, और डेंसिटी भी दिया हुआ है, मतलब रो की वैल्यू भी हो जाएगी। तो सारी चीजें दे दी हमको,
तो सॉल्यूशन में क्या करोगे भाई, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 इंटू रो माइनस m इंटू mw। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 रो माइनस m इंटू mw। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, 1000 इंटू कैपिटल M कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू रो डेंसिटी कितना है 1.12 माइनस m 0.1 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया 60। देखो भाई ये कितना आएगा, 1000 इंटू 0.1 100 आएगा डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.12 ये 1120 और माइनस ये 6, तो ये 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1114। 100 डिवाइड बाई 1114 आएगा। देखो ये कितना आ रहा आंसर, कर लिया। कितना आ रहा है ये वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है 0.0897 या फिर 0.09 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 89 या 0.09 के आसपास में आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, अंडरस्टूड है। तो कैपिटल M अगर हमको दिया हुआ है 0.1 तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई कितना 0.09, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, कौन सी, डेंसिटी की जरूरत पड़ी। सोल्यूट तो पता होना ही चाहिए कि भाई यूरिया है या क्या है। अब इस क्वेश्चन में मैंने कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है और स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब एक और एग्जांपल करवाता हूं, यही एग्जांपल बस हमको अगर स्मॉल m दे दिया होता तो कैपिटल M फाइंड आउट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, एक बार देख लेते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में स्मॉल m दे दिया होता और फिर कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करते तो क्या वैल्यू आती कि नहीं आती, और स्मॉल m की वैल्यू भी 0.09 ही देंगे, स्मॉल m की वैल्यू भी 0.09 ही देंगे, तो क्या कैपिटल M 0.1 के आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वैसे तो स्मॉल m 0.0897 है, एग्जैक्टली करेंगे तो वही आएगा, लेकिन 0.09 ले लेते हैं, 0.09 ले लेते हैं। तो क्या अपना स्मॉल m की वैल्यू 0.09 अगर ले लेंगे, डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml ले लेंगे, तो क्या अपना वही वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लो। अब उसको स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू रो माइनस m इंटू mw। देखो मुझे आंसर तो पता है कि आंसर 0.1 के आसपास आना चाहिए, लेकिन देख तो लेते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई स्मॉल m कितना है 0.09 इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M x मान लेता हूं मैं यार, है ना, अपने को लाइफ में वैसे भी x की आदत है, तो x मान लेते हैं। 1000 इंटू रो कितना हो जाएगा 1.12 माइनस m इंटू mw, मोलैरिटी x इंटू मोलिकुलर मास 60, तो ये वैल्यू आ गई 0.09 इज इक्वल टू 1000x डिवाइड बाई 1000 इंटू 1.12 1120 माइनस 60x। अब कैलकुलेशन करो यार, देखो ध्यान से, 1120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 से, 1120 इंटू 0.09x माइनस 60x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x नहीं आएगा यार, 0.09 ही आएगा बस। 1120 इंटू 0.09 माइनस 0.09 इंटू 60x इज इक्वल टू 1000x। तो 1120 इंटू 0.09 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1000x और प्लस इधर की तरफ 9 इंटू 6 9 इंटू 6 54 आ जाएगा, 0.9 इंटू 6 ये 5.4x आ रहा है मेरे हिसाब से, मतलब 1120 इंटू 0.09 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 1005.4x। तो यहां से x की वैल्यू 1120 इंटू 0.09 डिवाइड बाई 1005.4, ये वैल्यू एक बार चेक करो कितनी आ रही है। अगर ये आप वैल्यू एग्जैक्टली चेक करोगे तो 0.10025 आ रहा है। अरे देखो ना 0.10025 अप्रोक्सीमेटली उतना ही तो है, 0.1 ही तो है यार, क्योंकि हमने मोलैलिटी में भी 0.09 अप्रोक्सीमेट वैल्यू माना था। समझ में आ गई बात। तो मैंने यहां पर आपको ये तरीका बता दिया है कि कैपिटल M से स्मॉल m कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्मॉल m से कैपिटल M कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी इन कंसंट्रेशन टर्म्स पे जरूर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक लेक्चर इस पे और रखेंगे
और उस लेक्चर में मैं स्टोक्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूं, बहुत सारे डीपीपी जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।